नमस्कार, मैं हूं स्मिता रिशाल और आपकी कमाई बढ़ाने वाला पर्सनल फाइनेंस का हमारा ये खास शो योर मनी लेकर हम फिर से हाजिर हैं। जिंदगी के हर कदम पर पैसों की जरूरत के लिए किस तरीके से प्लानिंग करें, योर मनी में हम आपको ना सिर्फ बचत करना बताते हैं बल्कि अपनी बचत पर मोटा मुनाफा कैसे कमाया जाए ये गुण भी हम आपको सिखाते हैं ताकि आप जिंदगी के हर गोल को अच्छे से पूरा कर सके। अगर आप भी योर मनी में सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है yourmoney@nw18.com। आप हमें 7045220000 पर अपना सवाल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा योर मनी फेसबुक और ट्विटर पर भी लाइव है, आप यहां भी अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। तो योर मनी में आज हमारे साथ गेस्ट हैं ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटपाल जी। पंकज जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए। और शो को शुरू करने से पहले, यानी कि कॉलर्स को लेने से पहले, हर बार हम कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसा डिस्कशन करते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक को डिस्कस करते हैं जिससे लोगों को थोड़ा नॉलेज हो। हालांकि जो बिगिनर्स हैं उनका नॉलेज तो बढ़े ही, लेकिन साथ ही साथ जो रेगुलर बेसिस पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको भी इस नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो पंकज जी, आज हमने जो चुना है टॉपिक वो है इंटरनेशनल फंड। मेरे ख्याल से ये भी एक ऐसा फंड है जो आमतौर पर लोगों के पोर्टफोलियो में होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारी बातें होती हैं इंटरनेशनल फंड के बारे में जो जाननी ज़रूरी होती हैं। तो ज़रा बताइए पंकज जी, इंटरनेशनल फंड्स को कैसे समझें? नमस्कार स्मिता। बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि इंटरनेशनल फंड्स का भी पोर्टफोलियो में होना बहुत ज़रूरी है। और इसकी वजह यह है कि जब हम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम अक्सर पहले तो हम जो इंडिया की जो के फंड्स हैं जो कि इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पर करते ही हैं। और उसका पर्पज़ ये होता है कि पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन होता है, यानी कि सभी तरह के सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट हो, सभी तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट हो। लेकिन क्योंकि जो इंडिया का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो वर्ल्ड के मार्केट कैपिटलाइजेशन का लगभग 4% के आसपास ही है, यानी कि हमें पूरा डाइवर्सिफिकेशन तब तक नहीं मिल रहा है जब तक हमारे पोर्टफोलियो में इंटरनेशनल फंड्स भी ना हो। और इंटरनेशनल फंड्स मैं आपको बता दूं वो भी कई तरीके के होते हैं। पहली बात, कंट्री वाइज, क्योंकि यदि आप मान लीजिए अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, इस तरह की टेस्ला, इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसका मतलब आप यूएस बेस्ड जो कंपनीज हैं उस पर आधारित जो म्यूचुअल फंड्स है उस इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। वहीं पे हो सकता है कि चाइना फंड, ब्राजील फंड, जापान फंड, इमर्जिंग मार्केट फंड, इस तरह से बहुत से दूसरी कंट्रीज के भी इंटरनेशनल फंड्स हो सकते हैं, यानी कि ऐसे फंड जो कि उन कंट्रीज में इन्वेस्ट कर रहे हों। तो ऐसा होगा कि यदि आपने इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आपको आपके पोर्टफोलियो में ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी मिलेगा। और साथ ही इसमें एक बात और बताऊंगा कि जैसे हम यूएस की बात करें तो इंडिया का जो मार्केट है उसके कंपैरिजन में यहां पर जो कोरिलेशन है वो लो होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि इंडिया के मार्केट में अगर पैसा बन रहा है, यहां पर तेजी है तो यूएस में भी तेजी होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ऐसे में यह भी होता है कि कई बार आपको इंडिया में यदि ज्यादा फायदा नहीं दिखाई दे रहा है बट आपके पोर्टफोलियो में यूएस बेस्ड फंड है तो वहां पर आपको यदि फायदा होता है तो एक पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन होगा और आपका नुकसान कम होगा। जबकि यदि ऐसा हो कि इंडिया में एक वक्त पर बेयर मार्केट हो और यूएस में अच्छा पैसा बन रहा हो, रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हो, तो आपको इसका फायदा मिलता दिखाई देगा। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल फंड की तो कई इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल फंड सभी एक जैसे हैं, पर ऐसा नहीं है। पहली बात, जैसे मैंने कहा कि कंट्री स्पेसिफिक, तो यदि आप नए इन्वेस्टर हैं तो पहले आप जैसे कि S&P 500 यानी कि यूएस बेस्ड एक डाइवर्सिफाइड इंडेक्स जो है उस पर बेस फंड में इन्वेस्ट कीजिए, या नैस्डैक 100 इस तरह के इंडेक्स फंड में कीजिए। और उसके बाद ही आप दो दूसरी कंट्रीज हैं वहां पर रुक कर सकते हैं। और साथ ही भी देखना जरूरी है कि आप एक डाइवर्सिफाइड इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट करें, ना कि जैसे कि फांग प्लस या फिर इनोवेशन फंड, इस तरह के जो सेक्टोरल या थीमेटिक फंड्स होते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, उसमें जाने की बजाय पहले आप जो डाइवर्सिफाइड इंटरनेशनल फंड्स हैं उसमें इन्वेस्ट करें तो यह बेहतर होगा। जी, यहाँ पर मेरा छोटा सा सवाल था आपसे कि जिस तरीके की आजकल स्थिति ग्लोबल मार्केट की हो रही है और लगातार उतार चढ़ाव जिस तरीके से हम देख रहे हैं, क्या अभी जो समय है, मौजूदा समय, ये समय सही है इंटरनेशनल फंड्स के लिए? बिल्कुल, इसमें तो आपने सही सवाल पूछा, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है जब हम देखते हैं कि किसी फंड में अच्छे रिटर्न्स बन चुके होते हैं
तब इन्वेस्टर्स का ध्यान उस तरफ जाता है। हालांकि हम अगर बात करें अभी चाइना और ताइवान फंड्स की, तो पिछले 3 महीने में करीब करीब 25-30% तक का रिटर्न यहां पर मिला है। लेकिन कभी भी इन्वेस्टर्स को चाहे वो डोमेस्टिक फंड्स हो या इंटरनेशनल फंड हो, जब आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका नजरिया लंबा होना चाहिए। और मैं ये बात बिल्कुल आपकी सहमत हूं कि इस वक्त पर हम इंडिया की बात करें या इंटरनेशनल, यहां पर काफी उतार चढ़ाव का माहौल बना हुआ है। लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म करना है तो आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना ही नहीं है, सीधी सी बात है। और यदि लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही समय है, आपको यूनिट्स एक्यूमुलेट करनी चाहिए। एक साथ लमसम करने के बजाय आप एसआईपी और एसटीपी के जरिए निवेश करें, लेकिन इंटरनेशनल फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए ये सही रहेगा। जी, तो एसआईपी या एसटीपी के जरिए आप इस फंड में निवेश करिए और मुनाफा कमाइए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं शो में और कॉलर्स को लेते हैं। सबसे पहले कॉलर विपिन गोस्वामी हमारे साथ, जो कि कोलकाता से हैं इस वक्त। बताएं विपिन जी, क्या कुछ है आपका सवाल, पूछें। हाँ जी, कुछ 10 फॉर्म म्यूचुअल फंड में मेरा इन्वेस्टमेंट चल रहा है और पोर्टफोलियो का वैल्यू भी 2,80,000 है। तो मेरा सवाल ये था कि 12 साल में 80 लाख के लिए कितना एसआईपी बढ़ाना पड़ेगा, और जो मेरा चल रहा है एसआईपी जिस फंड में, वो फंड ठीक है या उससे कुछ चेंज करने की जरूरत है? ओके पंकज जी, विपिन गोस्वामी जी का पोर्टफोलियो लगभग 10 फंड्स हैं इनके पास, और इस 10 फंड में अगर आप देखेंगे इनके पोर्टफोलियो को तो कई सारे ऐसे फंड्स हैं जो सेम ही स्कीम के हैं। ऐसे में क्या कुछ रहेगा आपका सजेशन इनके लिए? बिल्कुल विपिन जी, आपने खुद बोला कि मेरे पोर्टफोलियो में 10 स्कीम है। आप मानेंगे कि 12,500 की एसआईपी के लिए 10 स्कीम रखना वो बहुत ज्यादा है। और जैसा स्मिता ने भी बोला कि डुप्लीकेसी भी है, तो वो और भी सही नहीं है। तो पहले एक एक करके बात करते हैं। जैसा आपने कहा कि आपका टारगेट है, मैं आपको बता दूं, यदि 2,80,000 रुपए अभी इकट्ठा हो चुके हैं और साथ ही आप 12,500 रुपए महीने की एसआईपी कर रहे हैं, और क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न गारंटीड नहीं होते हैं लेकिन लंबा नजरिया है और आपका इन्वेस्टमेंट इक्विटी फंड्स में है, तो यदि हम यहां पर 12% का सीएजीआर मानकर चलें तो 12 साल में लगभग 49 लाख रुपीस आपके इकट्ठा हो सकते हैं, और आपको करने हैं 80 लाख। तो इसके लिए क्या कीजिए, एक तो 12.5 को बढ़ाकर आप तुरंत 15,000 महीना अपनी एसआईपी को कर दीजिए अगर ये संभव हो तो, क्योंकि आपको टारगेट अचीव करना है तो ये करना पड़ेगा। और साथ ही उसके बाद साल दर साल इसको 10% से बढ़ाते रहिए, यानी कि आप स्टेप अप मेथड यूज कर सकते हैं, जहां पर हर साल आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपकी एसआईपी 10% से बढ़ती रहेगी, तो हर साल जो अमाउंट है वो 10% से आपको ज्यादा इन्वेस्ट करना होगा। और इस पर अगर 12% का रिटर्न आता है तो आप बेशक 80 लाख रुपए जो आपका टारगेट है ये आप अचीव कर पाएंगे। अब बात करते हैं स्कीम्स की। तो यहां पर मैं को बताऊंगा कि आप क्या कीजिए, क्योंकि बहुत सारी स्कीम है, कौन सी रखनी है उनकी मैं बात करता हूं, बाकी जो है उनको आप वहां से एग्जिट कर सकते हैं। तो यहां पर यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड आपके पोर्टफोलियो में है, इसे आप जारी रखिए। इसमें 5,000 पर मंथ की एसआईपी करिए। और एक्सिस मिड कैप फंड में आप एसआईपी कर रहे हैं, इसमें भी आप 3,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी कर लीजिए। अमाउंट थोड़ा चेंज करना होगा, लेकिन स्कीम में आपको जो रखने जैसी हैं उनको सलाह दूंगा कि आप कंटिन्यू कीजिए। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, इसमें 5,000 रुपए की एसआईपी। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप फंड, इसमें 2,000 की एसआईपी आप कीजिए। तो ये स्कीम आप रखिए। इसके अलावा बाकी जो स्कीम है उन्हें आप सभी स्कीम को अपने पोर्टफोलियो से मतलब निकाल दीजिए, उसमें एसआईपी स्टॉप कर दीजिए। जी, तो कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा फंड रखने का कोई फ़ायदा नहीं है पोर्टफोलियो में, क्योंकि क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, क्वालिटी मैटर करती है आपके फंड की। तो जिस फंड से आपको बाहर निकलने की सलाह दी गई है, मैं जल्दी से वो फंड भी आपको बता देती हूँ। एसबीआई स्मॉल कैप फंड से बाहर निकलने की सलाह है, एक्सिस स्मॉल कैप फंड, एक्सिस ब्लू चिप फंड, यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, टाटा डिजिटल इंडिया फंड और आईसीसी प्रो इक्विटी सेविंग्स फंड, ये तमाम फंड जिनसे आपको बाहर निकलना है। और साथ ही एसआईपी में स्टेप अप करने की ज़रूरत, जिससे आपको मुनाफा हो सके और उस टारगेट को अचीव कर सके जो आपने सोचा है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब हमारे साथ दूसरे कॉलर जुड़ चुके हैं, रंजन कुमार। रंजन जी, क्या कुछ सवाल है आपका? जी रंजन जी, पूछिए अपना सवाल। है for next 15 years.
रंजन जी का सवाल मैं पंकज जी पढ़ देती हूँ, कुछ दिक्कत आ रही है उनकी आवाज़ में। रंजन जी का सवाल दरअसल 44 साल के हैं ये और मौजूदा निवेश 25,000 की एसआईपी ये करते हैं। उसके अलावा पोर्टफोलियो का वैल्यू इनका 5 लाख है। 10 साल में 1 करोड़ का इनका टारगेट है। पोर्टफोलियो का रिव्यू चाहते हैं ये। इनका पोर्टफोलियो में फटाफट पढ़ देती हूँ। एचडीएफसी फोकस 30 फंड है इनके पास 5,000 के एलोकेशन के साथ। आईसीसी प्रो इंडिया ऑप्स फंड है इनके पास 5,000 के एलोकेशन के साथ। डीएसपी ग्लोबल इनोवेशन एफओएफ है इनके पास 5,000 की एसआईपी के साथ। और कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है 10,000 की एसआईपी के साथ। क्या कुछ सलाह रहेगी पंकज जी आपकी इनको? बिल्कुल रंजन जी, देखिए आपके पास यदि अभी फिलहाल जो पैसा आपने ऑलरेडी रखा हुआ है और साथ में आप जो एसआईपी की बात कर रहे हैं, अगर मैं 10 साल की बात करूं और यहाँ पे 12% का सीएजीआर लेके चलूं और 15 साल का अपने टारगेट रखा हुआ है, तो आपके लगभग बन सकते हैं यहाँ पर 72 लाख रुपीज 10 ईयर्स में। और 15 ईयर्स यदि आप इसे बढ़ाकर 15 ईयर्स करते हैं तो 1.46 करोड़ रुपीज आपके इकट्ठा हो सकते हैं। जैसे आपने कहा कि पोर्टफोलियो की वैल्यू भी 5 लाख की है और 25,000 की एसआईपी आप कर सकते हैं, उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। तो यदि आपके पास समय है 15 साल तक का, तब ये 1.46 करोड़ हो पाएगा। अदरवाइज 10 ईयर्स में 72 लाख ही बन पा रहे हैं। तो आपका पहली बात तो यह है कि अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, समय बढ़ाना पड़ेगा आपको, जिस हिसाब से टारगेट आप लेके चल रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जहां तक स्कीम्स हैं, मैंने शुरुआत में जब हमने बात की थी इंटरनेशनल फंड की, मैंने एक बात कही थी कि आप जब किसी इंटरनेशनल फंड में करते हैं इन्वेस्टमेंट, तो एक डाइवर्सिफाइड फंड में करें। और आपका जो इन्वेस्टमेंट है डीएसपी ग्लोबल इनोवेशन फंड एक थीमेटिक फंड है, तो यहां से मैं निकलने की सलाह दूंगा। इसके बजाय यदि आपको इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आपके लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, नैस्डैक 100 या फिर एक्सिस ग्लोबल इक्विटी अल्फा एफओएफ, इस तरह के फंड्स अच्छे रहेंगे, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। साथ ही आपके पास जैसे कि एचडीएफसी फोकस 30 फंड है और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड है, इसमें आप बिल्कुल कंटिन्यू करें। और कोटक का फंड आपके पास कौन सा है आपने नाम नहीं बताया है, लेकिन यदि वो मिड कैप फंड है जैसे कि इमर्जिंग इक्विटीज फंड, तो उसमें आप बिल्कुल रह सकते हैं, उसमें कंटिन्यू कीजिए। आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है, अदरवाइज सवाल में पूछ लेता आपसे ये भी कौन सा फंड है। लेकिन यदि मिड कैप फंड या स्मॉल कैप फंड है तो वहां पे बने रह सकते हैं। और साथ ही यदि स्मॉल कैप फंड नहीं है आपके पास तो फिर आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड या कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, दोनों में से एक स्मॉल कैप फंड को भी आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि नजरिया आपका लंबा है। जी, तो इनका जो फंड है वो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड था। उनकी खैर आवाज़ नहीं आ रही थी पंकज जी, इसलिए समझ नहीं आया। खैर मैं एक बार फिर बता दूं रंजन कुमार जी कि पंकज जी ने आपको सलाह दी है कि जो आपकी एसआईपी है उसी मौजूदा एसआईपी में बने रहे, लेकिन जो आपका टेन्योर है यानी कि जो समय है आपका 10 साल का, उसको बस बढ़ाकर आप 15 साल कर ले तो आप इस मौजूदा एसआईपी से भी अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक ले रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार भी सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहेगा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस का हमारा शो, जहां पर आज आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है पंकज मटपाल जी। तो चलिए अगले कॉलर रविंद्र कुमार जी को लेते हैं। रविंद्र जी, क्या कुछ है आपका सवाल, पूछें। जी नमस्कार। मेरी अभी 32,000 की एसआईपी चल रही है, 8 फंड। तो अभी मैं ये जानना चाहता था कि इसमें कौन से फंड निकालने पड़ेंगे, और 10 साल के लिए 1.5 करोड़ का देख रहा था। ओके, तो पंकज जी 8 फंड में इन्वेस्टमेंट है इनका 32,000 का, और साथ ही 10 साल के लिए 1.5 करोड़ का टारगेट। क्या कुछ रहेगा आपका सजेशन इनको? रविंद्र जी, अभी आप यदि 32,000 की एसआईपी कर रहे हैं और 3.5 लाख जैसा आपने बताया कि ऑलरेडी आप इकट्ठा कर चुके हैं, और क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स गारंटीड तो नहीं होते हैं, लेकिन इक्विटी फंड्स में लॉन्ग टर्म में हम एक हिस्टोरिकली देखें तो 12% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट यहां पर एक एज्यूम किया जा सकता है, और उसके हिसाब से लगभग 83 लाख रुपीस बनते हैं 10 सालों में। अब आपको चाहिए 1.5 करोड़ रुपए, तो मेरी सलाह यह होगी कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को 10,000 से इमीडिएटली बढ़ा दीजिए, और साथ ही उसके ऊपर 10% का स्टेप अप, यानी कि हर साल जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 10% से आपको बढ़ाना पड़ेगा। और यहां पर यदि 12% का सीएजीआर जैसे मैंने कहा है वो निकल कर आता है, तो आप आराम से 1.5 करोड़ रुपया इकट्ठा कर सकते हैं 10 साल में। और यदि आपके लिए संभव नहीं है इतना पैसा बढ़ाना अभी, तो थोड़ा सा आपको समय को बढ़ाना पड़ेगा। मुझे नहीं पता है कि वो गोल किस तरह का है, यदि आप थोड़ा सा उसको पोस्टपोन कर सकते हैं
तब भी ये संभव हो जाता है कि आप उतना अमाउंट इकट्ठा कर सकते हैं, बट कोशिश कीजिए कि अमाउंट को बढ़ा लें तो बेहतर होगा। स्कीम्स अगेन आपके पास में स्मॉल कैप में 2 स्कीम है, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप और साथ ही BOI इंडिया स्मॉल कैप फंड। अब यहाँ पे सलाह दूंगा कि आप अगर BOI इंडिया स्मॉल कैप फंड जो है उससे निकल जाएं तो बेहतर होगा। स्कीम की परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन 2 स्कीम के बजाय एक ही स्मॉल कैप फंड को आप शामिल करें। और साथ ही आपके पास PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, ये 2 फंड्स हैं। इन 2 मिड कैप में से भी आपको यही सलाह रहेगी कि एक ही मिड कैप फंड आप अपने पोर्टफोलियो में रखें, बाकी फंड्स में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, तो रंजन जी, रविंद्र कुमार जी, तो आपको समझ आ गया होगा पंकज जी ने जो सलाह आपको दी है, इसमें आप इन सब सलाह पे अमल करें। और जल्दी से दूसरे कॉलर को ले लेते हैं। जितेंद्र पांडा जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र जी, पूछे अपना सवाल। मेरा एक्चुअली 45 ईयर्स है और मेरा पोर्टफोलियो में ना 10 फंड्स है और उसमें से मेरा पोर्टफोलियो वैल्यू है 6.5 लाख आज के दिन में। तो अगले 10 साल में ना मुझे 1.5 करोड़ की टारगेट है, तो हो पाएगा और मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिए। ओके, तो पंकज जी अगेन 10 फंड्स हैं इनके पोर्टफोलियो में, आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और 10 साल में इनका 1.5 करोड़ का टारगेट, क्या कुछ कहना है आपका? जितेंद्र जी, जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अभी, जितना कॉर्पस है और साथ में SIP आपने कहा है 47,000 पर मंथ और 6.80 लाख का अभी जो कॉर्पस इकट्ठा हो गया है, 12% के हिसाब से कैलकुलेट करूं सिंपली अगर, तो निकल कर आ रहा है 1 करोड़ 26 लाख रुपए। तो 1.5 करोड़ बनाने के लिए आपको हर साल और 6% से इसको बढ़ाना पड़ेगा, स्टेप अप करना पड़ेगा, तब आप 1.5 करोड़ रुपया इकट्ठा कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप कर पाएंगे। टैक्स सेवर में 2 स्कीम है, यदि एक रखनी हो दोनों में से, दोनों स्कीम अच्छी हैं, एक रखनी हो तो फिर मेरे एसेट टैक्स सेवर को चुन सकते हैं। और बाकी की स्कीम भी आपकी ज्यादा है पोर्टफोलियो में, लेकिन सिलेक्शन अच्छा है, तो फिलहाल के लिए मेरी सलाह यही होगी कि आप उनमें बने रहिए, कंटिन्यू रखिए। भविष्य में यदि कभी ऐसा लगेगा कि किसी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तब हम उसको सोच सकते हैं। फिलहाल के लिए आप इनमें अपनी SIP जारी रखिए। जी, तो कुल मिलाकर बाकी फंड्स जो आपके हैं, मिराया एसेट टैक्स फंड, इसमें आप टैक्स के लिए निवेश कर सकते हैं, लेकिन आपके पास जो फंड है वो ज्यादा है। आमतौर पर ज्यादा फंड रखने से बचना चाहिए पोर्टफोलियो में, लेकिन पंकज जी की ये सलाह है कि आपके जो फंड्स हैं उसका सिलेक्शन अच्छा है तो उसमें बने रहिए। तो सवाल जवाब का सिलसिला तो पंकज जी यहाँ पर खत्म होता है, लेकिन अब आपके टॉप पिक्स आज के क्या हैं ये भी हम जानेंगे आपसे। बिल्कुल, देखिए टॉप पिक के हिसाब से, क्योंकि आजकल मार्केट में वॉलेटिलिटी है, तो मेरी सलाह ये होगी कि पहले तो एक पोर्टफोलियो में आपको एक हाइब्रिड फंड, और वो भी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जिसका निवेश इक्विटी, डेट और गोल्ड इत्यादि में होता है, ऐसा फंड है ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड। इस फंड को शामिल करें। दूसरा एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड, एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड, इसको आप शामिल कर सकते हैं, एक अच्छा फंड है। आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड और साथ ही मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। मैंने स्मॉल कैप फंड की सलाह इस वक्त पर नहीं दी है, क्योंकि मार्केट में काफी उतार चढ़ाव है, नए निवेशक थोड़ा सा निराश हो सकते हैं परफॉर्मेंस से। तो जो फंड्स मैंने कहे हैं, ये नए निवेशक के लिए मेरे हिसाब से अच्छे फंड्स हैं। जी, तो कुल मिलाकर स्मॉल कैप से बचने की सलाह पंकज जी की, और उसके बाद ये 4 फंड जिसमें आप निवेश करें और मुनाफा कमाएं, म्यूचुअल फंड में आगे बढ़े। इसी के साथ पंकज जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए और सारे कॉलर्स के को आंसर करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और अभी फिलहाल योर मनी में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहे CNBC आवाज के साथ।